अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये समय है किसान की बात कार्यक्रम का। और आज मैं हूं आपके साथ दीपिका और मैं रजत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दीपिका, सबसे पहले शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको कार्यक्रम के जरिए, और हमारे सभी जो इस वक्त हमारी महिला मित्र हैं, हमारी महिला किसान हैं जो इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद रजत। और अगर महिलाओं की भूमिका की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका जो है बहुत ही अहम रही है। और जैसा कि किसान की बात कार्यक्रम कृषि से जुड़ा हुआ है, तो कृषि के क्षेत्र में भी महिलाओं का योगदान अच्छा खासा रहा है। उनकी भूमिका भी काफी सराहनीय रही है। बिल्कुल, एक जमाना था जब खेतों में हमारी महिलाओं की जो भूमिका थी वो एक सहयोगी के तौर पर होती थी। अब नेतृत्व क्षमता उनकी देखने में आ रही है, चाहे वो सीधे सीधे कृषि कार्यों में संलिप्त हो या किसी और माध्यम से कृषि से जुड़ी हो। आज की महिला सशक्त है और सक्षम है, ये सबसे बड़ा उदाहरण हमारे कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। हमने महिला किसानों से की बातचीत। और अब किसान की बात हम सब के साथ। किसानों की चौपाल में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। आज की चौपाल कुछ हटकर है, कुछ अलग है, कुछ विशेष है। विशेष इस मायने में कि 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, और हमारी आज की चौपाल में हमारे साथ वो महिलाएं हैं जो मिट्टी से कहती हैं, पौधों से सुनती हैं, बैलों की घंटी से गीतों को गुनती हैं, मौसम को सहती हैं, फसलों को बुनती हैं, अपनों के बीच सपनों को चुनती हैं, कच्ची दीवारों पर थापती हैं हथेलियों से पक्के निशान, पीढ़ियों को दे देती हैं रीतियों की पहचान। ये और कोई नहीं, यह है हमारी महिला किसान। इन महिला किसानों से आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ सरला जी बैठी हुई हैं, शांति जी भी बैठी हुई हैं, और साथ में ये कुर्सी पर बैठी हुई हैं कमलेश जी और मालती जी, और इनके साथ हैं सावित्री जी। तो शुरुआत ऐसा करते हैं, मालती जी से करते हैं। मालती जी, महिला होने पर हम सबको गर्व होता है, लेकिन एक महिला किसान होने पर आप कितना गर्व महसूस करती हैं, ये आज हमारी इन सारी महिलाओं से या महिला किसान बहनों से ये बताइए। मैं इतना अपने को खुशनसीब मानती हूँ कि मैं किसान की बहू और किसान की बेटी हूँ, और इतना मुझे उस चीजों का महसूस है कि मैं कितने भी शहर में रहती हूँ पर मुझे वो मिट्टी खींच के ले जाती है। कौन सी खेती होती है? मेरे यहाँ 12 महीने की खेती है, धान है, अरहर है, तिलहन है और सब्जियां हैं, सब चीजों की हमारे यहाँ खेती होती है। जब इतनी सारी खेती होती है और 12 मासी खेती होती है तो इसका मतलब जमीन भी बहुत सारी होगी। मेरे परिवार में कुल मेरी खेती जो है, मेरे हस्बैंड अकेले हैं, 25 बीघा खेत है हमारा। 25 बीघा खेत का प्रबंधन करना कितना मुश्किल होता है, तो इसके लिए तो आपने बहुत सारी महिला श्रमिक भी लगा रखी होंगी। जरूर, क्योंकि ये काम बहुत लंबा होता है और 12 महीने हम व्यस्त रहते हैं। केवल हमें 1 मई में थोड़ा सा आराम मिलता है, तो हम लोग इसमें बहुत मन लगता है। और जब जुताई होती है, मजदूर आते हैं, ऐसा लगता है कि 12 महीने हम इतने अच्छे बिजी रहते हैं और उन लोगों के साथ मस्ती होती है कि हमें अपने खेतों से बात करते हैं। मिट्टी के प्रति आपका जो प्रेम है ये स्वाभाविक है, और मिट्टी के प्रति तो सबको ही प्रेम होता है।
हम महिलाओं का तो कुछ विशेष जुड़ाव नहीं खेती से भी होता है। और यहाँ हमारे साथ में शांति जी बैठी हुई हैं, इनसे भी पूछते हैं कौन सी खेती होती है, कौन से गांव से है। नमस्कार शांति जी। हाँ जी नमस्कार, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। प्रतापगढ़ तो आंवलों के लिए जाना जाता है, वहाँ पर आंवले की खेती ज्यादातर देखने को मिलती है। बहुत खेती होती है आंवले का, वहाँ पे अच्छी खेती होती है और आंवला ज्यादा होता है। लोग इस बार तो बहुत ही आंवले का फसल हुई थी, अच्छी फसल हुई थी और 3-4 लाख का बिक गया इस बार। सबसे पहले तो भाई हम सारी बहनें जो हैं आपको शुभकामनाएं देती हैं कि इतना अच्छा आपका आंवले का जो व्यापार हुआ। अब फिर से अब नई खेती भी उसमें और कराना चाह रहे हैं कि और आगे बढ़ाएं। तो मई में गड्ढा खोदा जाएगा और जुलाई में जाके आंवले का पेड़ लगेंगे। जरा मैं कमलेश जी के पास चली जाती हूँ और कमलेश जी से भी पूछ लेती हूँ भाई कौन सी खेती होती है और कहाँ इनका खेत है। नमस्कार। नमस्कार, मैं शामली की रहने वाली हूँ। मेरा नाम कमलेश है और हमारे यहाँ ज्यादातर गन्ना और गेहूं की खेती होती है। बाकी सब होती हैं लेकिन मेन यही है क्योंकि वहाँ पे यूपी में गन्ना और गेहूं बहुत ज्यादा होता है। गन्ने की फसल के बारे में थोड़ा सा बताइए। गन्ना इतना होता है कि शुगर मिल वाला भी मतलब छोड़ देता है, पर्चियां ही नहीं आती है। जैसे ये चीज ज्यादा तादाद में होती है तो नहीं सोचा कि जब इतना गन्ना होता है और जितनी आवश्यकता नहीं है तो हम कोई दूसरी खेती भी करें। उसके अलावा गेहूं की खेती करते हैं, गेहूं भी खूब होता है लेकिन गन्ने की फसल सबसे ज्यादा होती है। और एक महिला किसान होने पर कितना गर्व महसूस करती हैं, कैसा लगता है? मेरे को किसान होने पे बहुत गर्व है क्योंकि मैं वहीं पे किसानों के घर में पली बड़ी सब कुछ हुई हूँ और हमारी जो मिट्टी है वहाँ की एक तरह से सोना उगलती है। बहुत उपजाऊ मिट्टी है, बहुत उपजाऊ मिट्टी। तो भाई शांति जी की तरह आप भी बधाई की पात्र हैं। जहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ हो तो वहाँ का किसान तो फिर बधाई का पात्र है। जी थैंक यू वेरी मच। लेकिन हमारे यहाँ पे इतना होता है कि किसानों के यहाँ पे गन्ने की फसल जो है सबसे ज्यादा इतनी होती है कि मतलब 10-10, 12-12 लाख का गन्ना हो जाता है। गुड़ हमारे यहाँ नहीं बनता है, गुड़ हमारे यहाँ हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ शुगर मिल शामली में इतना जबरदस्त है क्योंकि सारा गन्ना शुगर मिल में ही जाता है, इसलिए वहाँ पे सल्फर कोल्लू कुछ नहीं बनाने देते आसपास में। गन्ना खेतों में बच भी जाता है, लास्ट में मई जून तक निकलता है, उसके बाद जो खड़ा रह गया तो वो खड़ा रह जाता है। आपका जो मैं ठाट वाट देख रही हूँ तो उसमें मैं देख रही हूँ कि भाई वो गन्ने की सी अकड़ है और आवाज में वो गन्ने की सी मिठास भी है। और हमारे साथ में सावित्री जी भी जुड़ी हुई हैं। खेती में एक बड़ी नुकसानदायक चीज हो जाती है खरपतवार, उसकी भी बात इनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं बड़ौत के पास में कस्बा छपरोली से और हमारे यहाँ भी खेती काफी होती है। वो ही है सब तरह के गन्ना गेहूं और सब दालें धान अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं, लेकिन गेहूं और गन्ना बहुत ज्यादा होता है। इस पर ही सभी किसान निर्भर हैं और हमारी जॉइंट फैमिली, हमें भी काफी मजा आता था इसमें कि सब जॉइंट फैमिली एक साथ खेत में काम करना रहना, तो हंसी मजाक वही। हम भी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ में सरला जी भी बैठी हुई हैं, लेकिन बागवानी में बहुत रुचि रखती हैं और जब कभी इनकी बालकनी पर एक नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कितने सारे फूल जो हैं वो खिलखिलाते रहते हैं, महकते रहते हैं और उनकी सुगंध जो है वहाँ से निकलने वालों को तरोताजा करती रहती है। नमस्कार। नमस्कार, मैं सरला। तो कौन कौन से पुष्प जो हैं आपकी बगिया में खिल रहे हैं? आजकल सभी तरह के फूल हैं, गुलाब, गेंदा, पिटोनिया। कुछ चीजें हम वैसे भी लगा लेते हैं, जैसे धनिया है, पालक है, करी पत्ता है या तुलसी है, ग्वारपाठा है। इनको भी अपनी बालकनी में आपने जगह दी है? ये तो बहुत जरूरी चीज है। करी पत्ता, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, ग्वारपाठा, ये सब स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं और जरूरत में हम घर में इस्तेमाल भी इसको कर लेते हैं जब जरूरत होती है। मौसम के मुताबिक मिट्टी भी बदलनी पड़ती है, खाद भी डालनी होती है और पौधों का भी बदलाव होता है। गर्मियों के अलग पौधे होते हैं, जैसे चमेली होती है, मोतिया होता है, बुगनविलिया जो या सदाबहार, इस तरह के फूल होते हैं जो गर्मियों में भी होते हैं। और एक 10 o'clock के नाम से जाना जाता है जो सुबह खिलता है और शाम को बंद हो जाता है। उसमें कोई सुगंध तो नहीं होती, लेकिन उसकी रौनक जो है वो देखते ही बनती है। और सावित्री जी के पास चलती हूँ। सावित्री जी, जैसा कि मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि खरपतवार जो है वो एक किसान को बहुत ही परेशान करती है, उसकी फसल को बड़ा नुकसान पहुँचाती है, तो उसे फिर निकाला कैसे जाए? ये वही है, पहले तो जो गेहूं बोया जाता था वो हल के द्वारा बोया जाता था, उसमें लाइन सी बन जाती थी, तो उसे गुड़ाई निराई के द्वारा जो बीच में जगह होती है छोटे खुरपे से उसको निकाल देते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है,
सब अपना वैसे ही बिना हल के उसको पपेट देते हैं बीज को। और आजकल ऐसी दवाई चल रही है कि 2 महीने के बाद और दवाई डाल दो, गेहूं बच जाता है और वो खरपतवार खत्म हो जाते हैं। लेकिन कहीं उससे जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। साथ साथ खाद भी ऐसी चलती है कि गेहूं में पूरी पैदावार होती है। कमलेश जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, गांव में खेती जो है, आपके खेत में महिला और पुरुष दोनों ही खेती करते हैं, तो कैसे संतुलन बना के रख लेती हैं महिलाएं? और महिलाओं के ऊपर काम भी ज्यादा होता है, उन्हें तो घर का भी देखना होता है, मवेशी भी देखने हैं, बच्चे भी देखने हैं, सास ससुर भी देखने हैं, और साथ में थोड़ा सा मनोरंजन भी होना चाहिए, तो सारा तालमेल वो बिठा के कैसे रखती हैं? गांव में जितनी भी लेडीज हैं, जेंट्स के साथ पहले ज्यादा काम करती थी, अब इतना नहीं है, अब थोड़ा कम हो गया है। अब सुबह 4 बजे उठती हैं, दूध निकालती हैं, घर में खाना बनाती हैं, उसके बाद सुबह 7 बजे तक खेत में पहुंच जाती हैं। 10 बजे तक काम करती हैं, निराई का, गुड़ाई का, उसका सब कुछ, और उसके बाद घर आ जाती हैं। घर आने के बाद फिर से खाना बनाती हैं, उसके बाद नहीं जाती हैं खेत में। फिर शाम तक अपने घर का काम करती हैं, बच्चे हैं उनको संभालती है, स्कूल से आना जाना। और जो सास ससुर हैं उनका सबसे ज्यादा सभी मिलजुल के करते हैं, जितने भी घर में लेडीज होती है, दौरानी जेठानियां जो यस, लड़कियां हैं वो भी पढ़ती भी हैं और साथ साथ छोटे बचपन से ही सारा काम करना शुरू कर देती हैं। इसलिए जेंट्स की भी हेल्प होती है और लेडीज भी अपना पूरा काम ध्यान से सब करती है। इसलिए कंधे से कंधा मिला के लेडीज भी गांव में खेती में अपने हस्बैंड के साथ में चलती। मालती जी, अब जैसे नई नई तकनीकें आ गई हैं, खेती में भी थोड़ी सी आधुनिक हो गई है, तो इससे क्या महिलाओं का श्रम जो है, महिलाओं की मेहनत कुछ कम हुई है? और जब तकनीक आ गई है तो खेती को कितना लाभ पहुंचा है? पहले से तो बहुत अच्छी खेती में लाभ हो रहा है, क्योंकि इतनी चीजें आ गई हैं टेक्निकल। पहले कहाँ ट्रैक्टर था, पहले तो हलों और बैलों से होती थी खेती, अब ट्रैक्टर से होती है। सिंचाई के लिए भी परिवर्तन आया है? जी, पहले कुआं खाद के और ढेकुल एक होता था जिससे हाथों से पानी निकाल के खेतों की सिंचाई होती थी। अब क्या है कि सबके यहाँ जेट पंप लगे हुए हैं, सारी खेतों को टाइम टाइम से पानी दिया जाता है। फिर ईश्वर का बारिश की है बड़ी देन है कि बारिश हो जाती है तो किसान और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई अब तो और बचत हो गई, हमारा तेल उल का खर्चा बच गया। तो पहले से तो बहुत ज्यादा खेती हो रही है, आमदनी भी काफी हो जा रही है हमारी। ये भी बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लग रही है कि जब यहाँ मैं महिलाओं को देख रही हूँ कि हंसिया भी हाथ में और चेहरे पे मुस्कान भी ओढ़ रखी है, लेकिन अब जो है खेती से ये सारी महिलाएं जो है वो खुश नजर आ रही हैं। आप भी ये खुशी महसूस करती हैं? और अब तो सरकार की कितनी सारी योजनाएं हैं जो बड़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं। हाँ, जो प्रधान योजना आई है इतनी बढ़िया, प्रधानमंत्री की जो सम्मान निधि योजना है, उसमें उन्होंने इतना हमारे को सारे रोजगार के लिए, चाहे खाद लेना हो, बीज लेना हो, सब सोसाइटी में आराम से मिल रहा है। आपको करने के लिए पैसा जमा थोड़े बहुत कराते हैं, बाकी सारी चीजें दे रखी है, कीटाणु नाशक दवाइयां हैं, सब चीजें उपलब्ध है। इसलिए किसान पहले से बहुत खुश है। अब तो नए नए जनरेशन खेती करने के लिए उत्साह हो रहे हैं। हाँ, और लग रहा है उनका जैविक खेती की तरफ ज्यादा ध्यान भी है कि अब उन्हें लग रहा है कि रासायनिक खेती ना हो। और ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो पीढ़ियां हैं वो खेती करने के लिए बहुत चेंज हो रही हैं और बहुत उत्साह है उन लोग के अंदर। नई नई चीजें लाए हैं, जैसे पहले हमारे यहाँ केले की खेती नहीं होती थी, अब केला भी बोने लगे। और मटर, हरी मिर्च की पहले बहुत कम खेती होती थी, मतलब खाने और बेचने के लिए। अब बिजनेस करने के लिए ये सोचिए कि मटर इतना होता है कि सब फसलों से ज्यादा बिजनेस के लिए काम आती है हमारी मटर और हरी मिर्च। मतलब किसान अब जो है वो सीमित नहीं रहा है। किसान ने जो अपनी पहचान एक बना दी है वो पूरी ग्लोबल बना दी है कि उसकी केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाते हैं। और जब हम आंवला की बात करते हैं तो आंवला तो कितना हितकारी है, इस बात से तो हम सभी परिचित हैं। और शांति जी से इस बारे में और भी जानते हैं कि आंवला की बुवाई, रुपाई, कटाई में कितनी तकलीफ आती है और कितना मुनाफा होता है। मुनाफा तो बहुत होता है और लेबर भी लगते हैं उसमें कटाई बुनाई करने के लिए। और मई में उसका पौधे लगाने का गड्ढा खोदा जाता है और उसके बाद फिर उसमें जुलाई में जाके आंवला लगाया जाता है। एक पेड़ जो है वो करीब कितने साल चल जाता है, उसकी उम्र कितनी होती है? उम्र तो हो जाती है उसके, काफी रहती है उम्र। अगर दीमक नहीं लगते हैं तो उम्र चलती रहती है, दीमक लग गए तो खराब हो जाता है। आंवला बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, बिल्कुल कांच के जैसा। उस आंवला की कीमत ज्यादा होती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? एक आंवला होता है चकरिया, चकरिया सबसे अच्छा आंवला होता है, उसमें पैदावार भी अच्छा होता है और उसका नाम चकरिया ही कह के बुलाते हैं लोग, इसमें पैदावार ज्यादा होती है। आंवले के साथ साथ कोई दूसरी खेती भी करती है कि उधर कुछ सब्जियां वगैरह लगा दी? चना बो दिए उसमें नीचे,
चना हो गया, अलसी हो गया, सूरजमुखी का फूल भी डाल देते हैं, मतलब पेड़ पौधे लगा देते हैं उसमें। नीचे 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 चने हो गए, अलसी हो गया, और उसमें मटर भी बो देते हैं। कमलेश जी, मिट्टी का परीक्षण भी करवाती हैं? जैसे हम अपने हेल्थ की जो है वो जांच करवाते हैं, तो वो परीक्षण करवाती हैं? नहीं, अभी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ पहले कभी परीक्षण नहीं होता था, क्योंकि मिट्टी ही अपनी वो इतनी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सरकार की तरफ से अब तो कार्ड भी मिलता है, बताइए आप। जी जी, ये अब इसलिए कराना पड़ता है कि पहले खाद कम डाली जाती थी, अब इतना खाद डालते हैं कि मिट्टी थोड़ा वैसी हो जा रही है, तो इसलिए परीक्षण कराना पड़ा कि हमारी मिट्टी पहले जैसी है या नहीं है। जो मिट्टी खराब हो रही है, जैसा कि बहुत कम खाद डाला जाता था, अब एक्चुअली इतनी खादें डाली जा रही हैं पूरे साल में, सब्जी होगी, गेहूं हुआ, धान हुआ, दाइयां सब, तो मिट्टी भी तो असर आ ही रहा है, तो इसलिए परीक्षण करवा लेते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि खराब रहती है मिट्टी, फिर भी अपने संतोष के लिए परीक्षण कराया जाता है। और उसमें जो पोषक तत्व कम होते हैं, फिर वो खाद के जरिए मिट्टी में डाल देते हैं। जी। कमलेश जी, और खेती के बारे में बताइए। हमारे यहाँ पे सब तरह की दालें होती हैं, गेहूं होता है और गन्ना होता है, चावल होते हैं, सभी तरह का हमारे यहाँ पे खेती होती है। जैसे दालें हैं, दालें में उड़द, मूंग, मसूर, अरहर, चना, और गेहूं के सीजन में मटर है, चना है, गेहूं है, जौ है, जई है, ये सब होती है। और चावल के टाइम पे तो मतलब जितनी भी प्रकार के चावल होते हैं वो होते हैं। जैसे बासमती चावल हैं, उनके नाम मुझे इस टाइम याद नहीं है, लेकिन काफी चावल हमारे यहाँ पे, मतलब कई सारी वैरायटी होती है चावल की। हाँ, चावल। और ये किस्में बार बार बदलते भी रहते हैं या एक ही तरीके के लगाते हैं? नहीं, जैसे ही सरकार बीज निकाली, किस्में निकालती है, तो वो सब किसान लोग लगाते हैं। जैसे अभी गेहूं का है, पहले गेहूं होता था तो कई महीने उसमें लगते थे, अब थोड़ा शॉर्ट टाइम लगते थे। मालती जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी बताइए। मैं ये बता रही हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 12 महीने ही बिजी रहता है खेत, तो सबसे हमारा खेत का क्या है कि जुलाई के महीने से ट्रैक्टर से जुताई शुरू हो जाती है। उसमें बाजरा, मक्का और अरहर बो दिया जाता है। अब वो तैयार हमें नवंबर तक हो जाता है। अरहर 9 महीने उसको लगता है बनने में, दाल बनने में 9 महीने। अप्रैल के महीने में कटाई उसकी अरहर की होती है, पर बाजरा, मक्का ये चीजें नवंबर में कट जाती है। और नवंबर में फिर से धान की रुपाई जुलाई में होती है धान की, और नवंबर से उसकी भी शुरू हो जाती है कटाई। नवंबर दिसंबर तक कट जाता है धान और गेहूं लग जाता है। अब गेहूं लगता है तो पहले पानी दिया जाता है, मट्टी तैयार की जाती है, लेव लगता है, फिर अपनी गेहूं की तैयारी होती है। वो गेहूं हमारा कटता है अप्रैल के महीने में। जब हमारा धान कटता है, उस खेत को खाली होता है, उसमें फिर गेहूं हम बोते हैं। और गेहूं इस साल हमारा सरकारी रेट में 1800 रुपए कुंटल गया है। बहुत अच्छा लगा, सब किसान बड़े खुश हुए कि इस दफा का रेट बहुत अच्छा आया हमारे लिए, और धान का भी रेट अच्छा मिला हमें। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप भी धान के बारे में कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। धान कट जाता है तो दरवाजे पे मशीन आती है, तो मशीन से ही चावल निकाला जाता है, और उसके पैसे नहीं लेते वो लोग, वो भूसी लेके चले जाते हैं, कहते हैं इसका तेल बनता है। तो इसमें ज्यादा फायदा होता है किसानों का, क्योंकि पैसा देना नहीं पड़ता है, और भूसा वो लोग लेके चले जाते हैं। तो इसलिए मतलब ये तो ये बात हो गई ना कि आम के आम और गुठलियों के दाम। आम के आम, गुठलियों के दाम, इसमें तो किसी को भी कोई नुकसान हुआ ही नहीं। मंडियों के बारे में बताइए कि जैसे एक किसान को मंडी जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। पहले तो बहुत नुकसान रहता था कि आसपास जो उतना दाम नहीं मिल पाता था, दूर ले जाना पड़ता था। लेकिन आजकल जो सरकार रेट फिक्स कर देती है, तो उसके अनुसार आसपास भी वही रेट किसानों को मिल जाता है, जिससे बहुत फायदा है। और 50-100 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता। ये सब सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं। तो सरकार की इन सुविधाओं से आप बड़ी खुश हैं? खुश हैं। महिलाएं किस तरीके की खेती करना ज्यादा पसंद करती हैं? उन्हें सब्जियों की खेती में ज्यादा रुचि होती है? महिला तो सभी तरह की खेती पसंद करे, उसमें सब्जी लगावे तो सब्जी का भी काम हो जाता है, और 12 महीने ये कुछ न कुछ लगाते रहते हैं, उससे इनकम भी आती रहती है। और गन्ना वगैरह तो हो, ये तो पूरे साल में ही एक बार पैसा आता है। छोटी छोटी वैसी चीजें लगाते रहते हैं तो इनकम आती रहती है।
महिलाओं की स्थिति मालती जी अब पहले से सुदृढ़ हुई है खेती में? हाँ, बहुत हुई है पहले से। चलते चलते यही कहना चाहूंगी कि इन महिला किसानों में ओज भी होता है, संकोच भी होता है, सादगी भी होती है, तो दूसरी तरफ रुआब भी होता है, कर्मठ भी होती है, तो हंसी ठिठोली मनोरंजन भी भरपूर करती हैं। और ये महिलाएं पूरी तरह मिट्टी से जुड़ी होती हैं, और मिट्टी परिचायक है तो विनम्रता का भी परिचायक है और गर्व का भी अनुभव करवाती है। इसी के साथ मैं संध्या किसानों की चौपाल में आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार। तो अभी हम पहुंचे किसानों के आंगन में और हमने बातचीत करी महिला किसानों से, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती हैं। बहुत उम्दा शब्दों का इस्तेमाल किया आपने दीपिका, काफी सराहनीय कहूंगा मैं महिला किसान मित्रों का योगदान। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अब क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, तो लोक धुनों के जरिए इस सम्मान की व्याख्या थोड़े से और सुरीली और मधुरेम हो जाती है। अगर हम ले चलें अपने श्रोता मित्रों को राजस्थान की ओर, तो वहाँ की रंग बिरंगी संस्कृति, वहाँ का इतिहास बहुत ही उत्कृष्ट रहा है, उम्दा रहा है और गौरवान्वित करने वाला रहा है। आइए एक सम्मान देते हैं महिलाओं को इस राजस्थानी लोकगीत के जरिए और राजस्थान की इस खूबसूरत मिट्टी को भी। लाडे सर बनड़ी मनड़ो लुभायो थारा देश, लाडे सर बनड़ी मनड़ो लुभायो थारा देश। अभी लोकगीत के माध्यम से राजस्थान की मिट्टी की खुशबू आप सभी ने जरूर महसूस की होगी, क्योंकि लोकगीतों की जो मधुरिमा है उनका आधार जो है कहीं ना कहीं मौसम से ही जुड़ा होता है। बिल्कुल दीपिका, आपने बहुत ही सही जगह पर बात को संदर्भित किया यहाँ पर, और मैं बताना चाहूंगा कि मौसम के बिना कृषि या कृषि के बिना लोकगीत, इन सभी का जो अंतर संरचना है वो अकल्पनीय है। तो मौसम की बात करना भी जरूरी हो जाता है, और इसके अलावा कृषि परामर्श भी हमें मौसम के जरिए मिल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी और इसके साथ कृषि परामर्श। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। आगामी 24 घंटों के दौरान गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। बर्फबारी भी हो सकती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश और हिमपात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी और असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में गरज के साथ अच्छी बौछारें गिरने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। केरल, तमिलनाडु के दक्षिणी भागों और अंडमान व निकोबार में हल्की बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहेगा। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान टमाटर, मिर्च की रोपाई समतल क्यारियों पर कर सकते हैं तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों के तैयार पौधों की रोपाई नाली की मेड़ों पर मध्य में लगाएं। टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव हेतु किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं। वे कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा कर जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच
2-3 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं और ल्योर को 15 दिनों के बाद बदल दें। तो ये थी आज की मौसम की जानकारी और साथ ही कृषि परामर्श। किसान की बात कार्यक्रम आधारित है कृषि पर, जहां पर हम बहुत सारी जानकारियां तो देते ही हैं, साथ ही हम बाजार में हो रहे उतार चढ़ाव की जानकारी भी आप सभी तक पहुंचाते हैं ताकि आपको सही मूल्य मिल सके और आपकी आमदनी में इजाफा हो सके। तो आइए जानते हैं आज के बाजार भाव। चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर सब्जी मंडी से प्राप्त फलों और सब्जियों के भाव प्रति किलो की दर से कुछ इस प्रकार हैं। सब्जियों की बात करें तो हरा प्याज 15 रुपए, परमल 75 रुपए, बैंगन 12 रुपए, टमाटर 12 रुपए और टिंडा 40 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। फलों की बात करें तो खरबूज 25 रुपए, पपीता 11 रुपए, अमरूद 60 रुपए, स्ट्रॉबेरी 100 रुपए, अनानास 26 रुपए और अनार 120 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। तो ये थे आज के बाजार भाव। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से और इस समय आप रजत और दीपिका के साथ जुड़े हैं कार्यक्रम किसान की बात के आज के तरोताजा संस्करण में। और अगर कार्यक्रम से जुड़ी आप किसी भी तरह की विस्तृत जानकारी चाहते हैं, अपने परामर्श हम तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर कोई सलाह हमें देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है किसान की बात, कमरा नंबर 612, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। और अगर ईमेल के माध्यम से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। किसी वजह से अगर आप हमारा कार्यक्रम नहीं सुन पा रहे हैं तो आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए या YouTube के जरिए, जहां पर हमारे चैनल का नाम है आकाशवाणी दिल्ली, कार्यक्रम को सुन सकते हैं। हमारे हर विषय से रूबरू हो सकते हैं। तो रजत, समय हो गया है कार्यक्रम को संपन्न करने का। दीपिका को और रजत को दीजिए इजाजत कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है